नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कृति विद्या ट्यूटोरियल्स में। मैं हूं मिथिलेश वर्मा और आज हम लोग देखेंगे EVS का पार्ट 14। इससे पहले हम लोग EVS का पार्ट 14 देखेंगे। इससे पहले हम लोग 13 पार्ट तक देख चुके हैं। जो मित्र नहीं देख सके हैं वो देख सकते हैं, जाकर के आपका प्लेलिस्ट बना हुआ है उसमें आप देख सकते हैं। और ये वीडियो उन लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है जो JTET की तैयारी कर रहे हैं या फिर CTET की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी स्टेट की टेट की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस सीरीज में हम लोग देखते हैं विगत वर्षों में पूछे हुए प्रश्न, विगत वर्षों में पूछे हुए प्रश्नों को देखते हैं, पूछे प्रश्न को देखते हैं, या तो फिर वैसे प्रश्न जो आपका परीक्षा में आ सकता है उस तरह के प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। तो यह सीरीज काफ़ी महत्वपूर्ण है यदि आप JTET या CTET की तैयारी कर रहे हैं। इसमें हम महत्वपूर्ण प्रश्नों का कलेक्शन लेके आते हैं और कोशिश होता है कि उसका व्याख्या भी आपको कर दें ताकि आप भूलें नहीं जल्दी। तो आइए हम लोग आज के सीरीज में देखते हैं कुछ प्रश्नों को और वो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होगा। तो पहला प्रश्न हम लोग देखेंगे जो कि बहुत ही सरल है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर, हंस, कोयल या मैना? तो आप ध्यान रखिएगा कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। तो पहला क्वेश्चन ये था। दूसरा क्वेश्चन है कि खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है, ऊर्जा का प्रवाह होता है बहुदिशीय, एक दिशीय, चक्रीय या उभय दिशीय? तो इसका सही आंसर जो होगा वह होगा दूसरा कि एक दिशीय होता है। किसी पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखला विभिन्न प्रकार के जीवधारियों का वह क्रम है जिससे जीवधारी भोज्य एवं भक्षक के रूप में संबंधित रहते हैं और इनमें खाद्य ऊर्जा का प्रवाह एक ही दिशा में, ध्यान दीजिएगा, एक ही दिशा में अर्थात एक दिशीय होता है। तो इसका खाद्य श्रृंखला में जो ऊर्जा का प्रवाह होता है वह एक दिशीय होता है, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि धूम्रपान से होने वाला प्रमुख रोग है। धूम्रपान, जैसे धूम्रपान मतलब होता है कि बीड़ी पीना, सिगरेट पीना, दारू, शराब पीना या तो गुटखा खाना वगैरह वगैरह जो है सभी धूम्रपान के अंतर्गत आते हैं। तो धूम्रपान से होने वाला प्रमुख रोग है कौन? कैंसर फेफड़ों का, दूसरा तपेदिक, तीसरा अल्सर और चौथा अनिद्रा। तो आप ध्यान रखेंगे कि इसमें धूम्रपान से होने वाला जो प्रमुख रोग है वह है आपका कैंसर और वह भी फेफड़ों का कैंसर हो जाता है। तो आइए डिटेल देखते हैं कि धूम्रपान से मुख्यतः फेफड़े तथा मुख का कैंसर होता है। फेफड़े का भी कैंसर हो सकता है, मुंह का भी कैंसर हो सकता है। कैंसर विषाणुजन्य रोग है। इसके अंतर्गत ऊतक नष्ट होने लगते हैं, आपका जो टिश्यू है वह नष्ट होने लगता है और इसके परिणाम स्वरूप चोट मतलब घाव जल्दी भरते नहीं और वे बढ़ते रहते हैं। काफ़ी कष्टदायी हो जाता है कैंसर। तो इसमें यदि चोट लग गया या घाव हो गया तो जल्दी भरते ही नहीं हैं, तो हमें धूम्रपान नहीं करना चाहिए। तो धूम्रपान से होने वाला प्रमुख जो रोग है वह कैंसर है। वह फेफड़े का भी हो सकता है या मुख का कैंसर भी हो सकता है। ये बहुत ही कॉमन प्रश्न है, बहुत बार पूछा जाता है कि वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की प्रतिशत मात्रा होती है। तो कितना प्रतिशत मात्रा है नाइट्रोजन गैस का? 78.09, 20.95, 21 और 0.03। तो वायुमंडल में सर्वाधिक पाए जाने वाला गैस जो है वो नाइट्रोजन ही है और इसका जो प्रतिशत है तो इसमें जो सबसे ज़्यादा होगा वही है, चूँकि सर्वाधिक पाए जाने वाला है। तो इस हिसाब से हमारा 78.09 जो होगा वह वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत होगा। तो इसका सही आंसर एक, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। वायुमंडल में इसकी मात्रा आपका
78.09% है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा जो है वह आपका 21% है। तो हम लोग देखें कि नाइट्रोजन गैस की मात्रा सबसे अधिक है और वह है 78.09%। नेक्स्ट प्रश्न है कि चूहों के द्वारा फैलने वाला रोग है। चूहों के द्वारा फैलने वाला रोग है क्या मलेरिया, चेचक, प्लेग या तपेदिक? तो चूहों के द्वारा जो फैलता है वह है आपका प्लेग। प्लेग जो है वह चूहों के द्वारा फैलता है। तो चूहों द्वारा फैलने वाला रोग जो है वह है प्लेग है। प्लेग के वायरस को पीसू कहते हैं और पीसू परजीवों के रूप में चूहों पर निर्भर करते हैं। प्लेग से शरीर के फेफड़े तथा लाल रक्त कणिकाएं प्रभावित होती हैं। तो प्लेग जो बीमारी है वह एक संक्रामक बीमारी है जो एक दूसरे से फैलता है। जैसा कि आप जानते हैं कोरोना है, उसी तरह का वो भी है। और इससे शरीर के फेफड़े और लाल रक्त कणिकाएं जिसको कहते हैं हम लोग आरबीसी प्रभावित होता है। और इसका जो परजीवी के रूप में पीसू परजीवी जो है वो चूहों के ऊपर ही निर्भर करता है। तो चूहों के द्वारा फैलने वाला जो रोग है वो प्लेग है। नेक्स्ट है प्राथमिक समाजीकरण है। प्राथमिक समाजीकरण क्या है? किशोरावस्था में समाज से सीखना, शुरुआती आयु में परिवार एवं मित्रों से सीखना, प्राथमिक स्तर पर समाज से सीखना या शिक्षकों का अनुकरण करना। तो प्राथमिक समाजीकरण क्या होगा? तो इसका सही आंसर जो होगा वह होगा आपका दूसरा। शुरुआती आयु में परिवार एवं मित्रों से सीखना ही प्राथमिक समाजीकरण है। तो आइए थोड़ा डिटेल देखते हैं इसका हम लोग। बच्चों को समाजीकरण की शुरुआत बच्चों के परिवार, मित्र तथा अन्य लोगों से होती है। इसे ही प्राथमिक समाजीकरण कहते हैं, जो स्कूल जाने से पूर्व ही प्रारंभ हो जाती है। समाजीकरण की प्रक्रिया जीवन पर्यंत रहती है। मतलब जब तक जीवन है तब तक समाजीकरण की प्रक्रिया हम लोग सीखते हैं। और जन्म से लेकर के आप कहिए कि जीवन पर्यंत तक हम लोग समाजीकरण की क्रिया सीखते हैं। तो प्राथमिक समाजीकरण की शुरुआत जो होता है वह परिवार एवं मित्रों से हम लोग शुरुआत होता है। नेक्स्ट है कि प्रोटीन का सर्वोत्कृष्ट स्रोत है। प्रोटीन हमको सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है? तो वो मांस से मिलता है, दूध से मिलता है, सोयाबीन से मिलता है या अंडा से मिलता है। तो प्रोटीन का सर्वोत्कृष्ट स्रोत जो है वह हमको सबसे ज़्यादा है वह मिलता है आपका सोयाबीन से। सर्वोत्कृष्ट स्रोत मतलब सबसे अच्छा स्रोत जो कहिए तो कहाँ से मिलता है प्रोटीन? तो सोयाबीन से। सही आंसर आपका होगा तीसरा। प्रोटीन शरीर की अत्यंत महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है। इसी के कारण शरीर में नए ऊतकों का निर्माण तथा उनकी मरम्मति होती है। इसकी कमी से क्वाशरकोर मतलब सूखा रोग हो जाता है। सोयाबीन प्रोटीन का सर्वोत्तम स्रोत माना जाता है। सोयाबीन में लगभग 43% प्रोटीन पाया जाता है। तो प्रोटीन का सर्वोत्कृष्ट स्रोत जो है वह है सोयाबीन। अब नेक्स्ट है कि ऊर्जा का पिरामिड होता है। ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? तो ऊर्जा का पिरामिड उल्टा होता है, सीधा होता है, अनियमित होता है या इनमें से कोई नहीं होता है। तो ऊर्जा का पिरामिड जो होता है वह होता है सीधा। ध्यान रखिएगा, सीधा होता है। ऊर्जा का पिरामिड सीधा होता है। हम लोग इसको डिटेल से पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग चैप्टर वाइज एक एक चैप्टर को पढ़ेंगे और उसको पहले थ्योरी देखेंगे, उसके बाद इस तरह का प्रश्न को देखेंगे। हम लोग नेक्स्ट क्लास से पैटर्न को चेंज करेंगे। पहले चैप्टर को उठाएंगे, चैप्टर को हम लोग उसका थ्रू आउट स्टडी करेंगे, उसके बाद इस तरह का प्रश्न करेंगे। तो क्या है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान में रहेगा। तो आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है
कि पौधों के विभिन्न भागों के शिक्षण हेतु आवश्यक है। पौधों के विभिन्न भागों मतलब पार्ट्स ऑफ अ प्लांट के शिक्षण हेतु आपको यदि पढ़ाना है तो क्या आवश्यक है? पौधों का अवलोकन, पाठ्य पुस्तक, श्यामपट्ट या पौधा का चित्र। तो आपको सबसे ज़्यादा सटीक ऑप्शन कौन लग रहा है? पौधों के विभिन्न भागों के शिक्षण है, आपको पौधों के विभिन्न भागों के बारे में पढ़ाना है। तो आप क्या इसमें कौन आवश्यक है? पौधों का अवलोकन, पाठ्यपुस्तक, श्यामपट्ट या पौधों का चित्र। तो इसमें सबसे सटीक आंसर होगा 1। यदि हम लोग पौधों का अवलोकन करा देते हैं तो बच्चे बहुत अच्छे से सीख जाएंगे। तो पौधों के विभिन्न भागों का अध्ययन करने के लिए पौधों का अवलोकन कराना अत्यंत आवश्यक है। इससे छात्रों को पौधों से संबंधित प्रक्रिया का ज्ञान आसानी से हो जाता है। तो इसका सही आंसर होगा 1। नेक्स्ट है कि लड़के लड़कियों की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान होते हैं। लड़के लड़कियों की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान होते हैं। यह कथन क्या हो सकता है? सही हो सकता है या सही है, बुद्धि के विभिन्न पक्षों के लिए सही है या लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। तो लड़के लड़कियों की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान होते हैं, यह कथन सही हो सकता है, सही है या बुद्धि के विभिन्न पक्षों के लिए सही है या लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। तो इसका जो सटीक आंसर होगा वो होगा आपका चौथा। ऐसा कुछ नहीं है कि लड़के लड़कियों से बुद्धिमान होते हैं। लड़के लड़कियों के अपेक्षा अधिक बुद्धिमान होते हैं, यह कथन लैंगिक पूर्वाग्रह को दर्शाता है। बिहार राज्य में प्राथमिक स्तर के शिक्षण में पर्यावरण विषय वस्तु का निर्धारण SCERT का फुल फॉर्म होता है कि स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च रिसर्च ट्रेनिंग। तो बिहार राज्य में प्राथमिक स्तर के शिक्षण में पर्यावरण विषय वस्तु का निर्धारण SCERT मतलब होता है स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च ट्रेनिंग द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है बच्चों के सीखने के तरीकों पर सबसे पहले अध्ययन करने वाले व्यक्ति थे। तो बच्चों के सीखने के तरीकों पर सबसे पहले अध्ययन करने वाले व्यक्ति कौन थे? जीन पियाजे और ब्रूनर। दूसरा जीन पियाजे और ML वाइगोत्स्की। तीसरा है LN वाइगोत्स्की और ब्रूनर। चौथा है ब्रूनर और स्पीयरमैन। तो बच्चों के सीखने पर जो सबसे पहले अध्ययन किए थे वह किए थे दूसरा जीन पियाजे और LM वाइगोत्स्की। तो इसका सटीक आंसर होगा दूसरा। पियाजे और वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने के तरीकों पर सबसे पहले अध्ययन करने वाले मनोवैज्ञानिक थे। ये दोनों ही मनोवैज्ञानिक हैं, जीन पियाजे और वाइगोत्स्की, जिनमें पियाजे द्वारा संज्ञानात्मक सिद्धांत तथा वाइगोत्स्की द्वारा सामाजिक विकास का सिद्धांत दिया गया था। तो जहाँ सामाजिक विकास की बात ध्यान दीजिएगा, जहाँ सामाजिक विकास की बात आ जाएगा तो वहाँ ध्यान रखिएगा वाइगोत्स्की और संज्ञानात्मक सिद्धांत का जीन पियाजे, ये ध्यान रखिएगा। सामाजिक विकास वाइगोत्स्की। नेक्स्ट है हम लोग का प्राकृतिक पर्यावरण के प्रमुख घटक हैं। प्राकृतिक पर्यावरण के प्रमुख घटक हैं भू आकृतिक कारक, सभी जीव, जलवायु कारक या ये सभी। तो प्राकृतिक पर्यावरण के सभी घटक जो हैं प्रमुख घटक कौन है? तो ये सभी होंगे। इसका सही आंसर होगा कि
प्राकृतिक पर्यावरण के प्रमुख घटक ये भी हैं भूआकृतिक कारक, सभी जीव और जलवायुवी कारक भी हैं। तो इसका सटीक आंसर होगा 4। प्रकृति के सभी जैव व अजैव घटकों को प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। अतः प्राकृतिक पर्यावरण सभी जीव, भूआकृतिक एवं जलवायु कारक घटक के रूप में आएंगे। तो इसका सटीक आंसर 4। नेक्स्ट है कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के लिए कौन सी विधि प्रभावशाली है? वह कहानी विधि, योजना विधि, व्याख्यान विधि या वाद विवाद। तो प्राथमिक स्तर की बात है और वह भी पर्यावरण अध्ययन के लिए कौन सी विधि प्रभावशाली होगी? ये चारों में से कहानी विधि, योजना विधि, व्याख्यान विधि या वाद विवाद। तो इसका ध्यान रखेंगे, कहानी विधि जो होगा वह आपका सबसे अधिक प्रभावशाली होगा। तो सटीक आंसर 1। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण के अध्ययन के लिए कहानी कथन विधि उपयुक्त होगा, क्योंकि प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों को रोचक तथ्यों के द्वारा ही विषय वस्तु के प्रति आकर्षित कर सकते हैं तथा उन्हें अधिगम के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। तो यहाँ पर इन चारों विधि में कहानी विधि सबसे उपयुक्त होगा प्राथमिक स्तर के बच्चों को पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा देने के लिए। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा होनी चाहिए किस तरह? पाठ्यपुस्तक पर आधारित कक्षा, गतिविधि आधारित कक्षा, पाठ्यपुस्तक में दी गई गतिविधियों पर आधारित कक्षा या उपरोक्त सभी। तो पर्यावरण अध्ययन की जब भी बात आ जाए तो उसमें गतिविधि बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो सटीक आंसर जो होगा वह होगा दूसरा। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा गतिविधि आधारित होनी चाहिए ताकि छात्रों में पर्यावरण के प्रति चेतना जागृत हो सके, छात्र उसे अपने वास्तविक जीवन से जोड़ सकें। तो जब भी बात करेंगे पर्यावरण अध्ययन की कक्षा तो गतिविधि उसमें हो तो जब बहुत अच्छा रहता है। तो गतिविधि आधारित कक्षा होना चाहिए पर्यावरण अध्ययन की कक्षा। नेक्स्ट प्रश्न है कि बच्चों में सामाजिक भावना का विकास करने के लिए निम्न में से कौन सा प्रयास सर्वोत्तम है? बच्चों में सामाजिक भावना का विकास करने के लिए निम्न में से कौन सा प्रयास सर्वोत्तम है? अभिभावकों को विद्यालय में आमंत्रित कर बैठकों का आयोजन करना। दूसरा है विद्यालय में विभिन्न त्योहारों का आयोजन करना। तीसरा है बच्चों को स्वस्थ स्पर्धा के लिए तैयार करना। और चौथा है विद्यालय में बाल मेला का आयोजित करना। यहाँ पर हम लोग ध्यान देंगे सामाजिक भावना का विकास करना है तो क्या करेंगे? इसके लिए जो सबसे सटीक आंसर होगा वह होगा बच्चों को स्वस्थ स्पर्धा के लिए तैयार करना। तो स्वस्थ स्पर्धा मतलब फेयर के आपका हेल्दी कंपटीशन होता है जिसमें किसी तरह का भेदभाव नहीं, किसी तरह का छल प्रपंच नहीं हो, उसको कहते हैं हम लोग स्वस्थ स्पर्धा, फेयर कंपटीशन कहते हैं, हेल्दी कंपटीशन कहते हैं। तो स्वस्थ स्पर्धा का माहौल तैयार करके बच्चों में सामाजिक भावना का विकास सर्वोत्तम ढंग से किया जा सकता है। नेक्स्ट है कि बिहार राज्य में स्थित भारत का सबसे लंबा सड़क पुल है। सबसे लंबा सड़क पुल कौन है? महात्मा गांधी सेतु, इंदिरा गांधी सेतु, जवाहर सेतु या बिहार सेतु? तो यह कॉमन प्रश्न है। बिहार राज्य में स्थित भारत का सबसे लंबा पुल जो है वह है महात्मा गांधी सेतु। बिहार राज्य की राजधानी पटना में भारत का सबसे लंबा सड़क पुल जो है वह महात्मा गांधी सेतु है। यह पुल पटना और हाजीपुर को जोड़ता है, पटना और हाजीपुर को जोड़ता है, जो गंगा नदी के ऊपर बना हुआ है और इस पुल की लंबाई 5.8 किलोमीटर है। तो कहिए कि लगभग 6 किलोमीटर है और यह भारत का सबसे लंबा सड़क पुल है। और नेक्स्ट प्रश्न है, किस विटामिन की कमी से घाव से रक्त का बहना नहीं रुकता है?
तो किन्हीं का होता क्या है कि घाव से रक्त जब निकलने लगता है तो वह रुकता नहीं है, तो उसमें उन्हें किस विटामिन की कमी है ये बताना है। विटामिन बी, विटामिन ए, विटामिन सी या विटामिन के। तो इसका सही आंसर होगा विटामिन के, मतलब फोर्थ। विटामिन के जो है, विटामिन के की कमी से घाव से रक्त का बहना रुकता है। इस विटामिन का मुख्य कार्य रक्त के थक्के जमाना है। रक्त के थक्के जमाना है। प्रोथ्राम्बिन रसायन की उपस्थिति में रक्त जम जाता है। ध्यान दीजिएगा, प्रोथ्राम्बिन के रसायन की उपस्थिति में रक्त जम जाता है तो रक्त निकलना बहना बंद हो जाता है। इसलिए विटामिन के से हम लोगों का घाव से रक्त का बहना रुक जाता है। तो इसमें सहायक कौन है? विटामिन के। और विटामिन के का रासायनिक नाम नेप्थ्वेक्विनोन है। नेक्स्ट है 18। बिहार राज्य में कक्षा 5 तक पर्यावरण अध्ययन कैसा विषय है? बिहार राज्य में कक्षा 5 तक पर्यावरण अध्ययन कैसा विषय है? उप विषय, एकीकृत, समन्वित या वैकल्पिक? तो इसका सही आंसर होगा समन्वित। बिहार में कक्षा 5 तक पर्यावरण अध्ययन एक समन्वित विषय है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे 19 कि पर्यावरण अध्ययन के क्षेत्र में क्षेत्र भ्रमण का मुख्य उद्देश्य होता है। पर्यावरण अध्ययन के क्षेत्र में क्षेत्र भ्रमण का मुख्य उद्देश्य होता है क्या? मनोरंजन, पिकनिक मनाना, प्रत्यक्ष अनुभव या सरकारी योजना का निर्वाह? टीचर क्या करते हैं? बच्चे को फील्ड ट्रिप पर ले जाते हैं। कोई चिड़ियाघर ले गए, कोई खेत ले गए, कोई पिकनिक स्पॉट ले गए, कोई झील ले गए, कोई झरना ले जाते हैं, तो उसी को कहते हैं क्षेत्र भ्रमण। तो पर्यावरण अध्ययन में क्षेत्र भ्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या है? मनोरंजन, पिकनिक मनाना, प्रत्यक्ष अनुभव या सरकारी योजना का निर्वाह? तो इसका जो मेन रीजन होता है वह होता है प्रत्यक्ष अनुभव। तो इसका सटीक आंसर हो गया तीसरा। पर्यावरण अध्ययन में क्षेत्र अध्ययन का मुख्य उद्देश्य प्रत्यक्ष अनुभव करना होता है, क्योंकि जिन विषय वस्तु को प्रत्यक्ष अनुभव के द्वारा सीखते हैं वह कभी भूलता नहीं है तथा इससे रटने की प्रवृत्ति अवरुद्ध हो जाती है और समझ की प्रवृत्ति विकसित हो जाती है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि बच्चे को फील्ड ट्रिप पर ले जाते हैं और इससे उसका रटने की प्रवृत्ति घटता है और समझने की प्रवृत्ति बढ़ता है। तो इसीलिए फील्ड ट्रिप पर ले जाना बच्चों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और ले जाना भी चाहिए हमें। नेक्स्ट है कि प्रकृति में ऑक्सीजन का प्रमुख स्रोत है। प्रकृति में ऑक्सीजन का, O2 मतलब ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का प्रमुख स्रोत क्या है? वर्षा जल, समुद्री जल, पर्यावरण या हरे पौधे? तो इसका सिंपल आंसर है हरे पौधे से ही हम लोगों को ऑक्सीजन मिलता है। प्रकृति में ऑक्सीजन का प्रमुख स्रोत हरे पौधे हैं, क्योंकि पौधों द्वारा ऑक्सीजन का उत्सर्जन किया जाता है। पौधे जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं तो उस समय कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं और ऑक्सीजन का उत्सर्जन करते हैं। तो प्रकृति में ऑक्सीजन का प्रमुख स्रोत जो है वह है हरे पेड़ पौधे। नेक्स्ट है कि छात्रों के लिए सीखने के प्रमुख संसाधन हैं। छात्र कहाँ से सीख सकते हैं? ग्रंथालय, विभिन्न क्रियाओं हेतु सामग्री संकलन, सर्वे एवं प्रोजेक्ट निर्माण, उपरोक्त सभी। तो छात्रों के सीखने के लिए प्रमुख संसाधन ये सभी हैं, उपरोक्त सभी है। ग्रंथालय में भी सीख सकते हैं, विभिन्न क्रियाओं हेतु सामग्री संकलन में भी सीख सकते हैं, सर्वे एवं प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाकर भी सीख सकते हैं। तो सही आंसर होगा चौथा। छात्रों को सीखने में उन अनेक संसाधनों का महत्वपूर्ण योगदान होता है,
जैसे अधिगम, सामग्री, ग्रंथालय, प्रोजेक्ट निर्माण इत्यादि, ये इन सबों से बच्चे सीख सकते हैं। नेक्स्ट है, एक अच्छे परीक्षण की कौन सी विशेषता नहीं है? अच्छे परीक्षण की कौन सी विशेषता नहीं है? विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठता और उत्तीर्ण करना। तो अच्छे परीक्षण की विशेषता नहीं है तो विश्वसनीयता है, वैधता है, वस्तुनिष्ठता है। तो जो नहीं है वह है उत्तीर्ण कर देना। तो नेक्स्ट इसका सही आंसर होगा चौथा। वैधता, विश्वसनीयता एवं वस्तुनिष्ठता ये सभी परीक्षण की प्रमुख विशेषताएं होती है। उत्तीर्ण करना अच्छे परीक्षण की विशेषता नहीं होती है। नेक्स्ट है कि छात्रों में रटने की प्रवृत्ति रोकने हेतु कैसे प्रश्न पूछे जाने चाहिए? छात्रों में रटने की प्रवृत्ति को कम करना है तो इसके लिए किस तरह का प्रश्न पूछना चाहिए? लघु उत्तरीय। लघु उत्तरीय मतलब होता है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन आंसर। वस्तुनिष्ठ मतलब ऑब्जेक्टिव, वन लाइनर कहिए। दीर्घ उत्तरीय मतलब लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। तो किस तरह का प्रश्न पूछना चाहिए? चौथा है निबंधात्मक, मतलब ऐसे टाइप का। तो रटने की प्रवृत्ति को कम करना है तो हमें कैसा प्रश्न पूछना चाहिए? तो इसका सही आंसर होगा वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को पूछना चाहिए। वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछने से विद्यार्थियों में समझ विकसित करने की क्षमता का विकास होता है तथा विषय वस्तु को रटने की प्रवृत्ति से आज़ादी मिल जाती है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, निबंधात्मक प्रश्न और लघु उत्तरीय प्रश्न रटने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देते हैं। तो बच्चों में रटने की प्रवृत्ति रोकने हेतु हम लोगों को वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछना चाहिए। नेक्स्ट है, बिहार के निवासियों का मुख्य भोजन है। बिहार के निवासियों का मुख्य भोजन क्या है? गेहूं, चावल, बाजरा या मक्का। तो ध्यान देंगे कि बिहार के निवासियों का मुख्य भोजन जो है वह है चावल। तो बिहार के निवासियों का मुख्य भोजन चावल है क्योंकि यहाँ पर गेहूं की अपेक्षा चावल उत्पादन की उपयुक्त जलवायु है तथा चावल का उत्पादन ज़्यादा किया जाता है। तो बिहार के निवासियों का मुख्य भोजन जो है वह है चावल। तो मित्रों, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन्स को दबा लें। इससे क्या होगा कि जब भी मैं वीडियो डालूँगा तो इसकी सूचना आपको मिलेगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन्स दबाना ना भूलेंगे। और एक और गुजारिश होगा कि आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करके अपने दोस्तों के बीच में भी शेयर कर देंगे। धन्यवाद। अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए